हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखो करेंगे जो हमारा पाठ 8 है जिसे हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम क्या है, पादप में जनन। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हमने टॉपिक के साथ हर एक टॉपिक को देख लिया है और कवर करके ख़त्म भी कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इस पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब कि अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलो इससे पहले हम देख लें कि हमने और पहले कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और पढ़ लिए हैं। तो देखो पाठ 8 जो है इसको तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, इसको तो हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये तो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आज जो हम करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, तो देखो इसके आगे हम करेंगे जो एमसीक्यूज हैं उनको, और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे। अब पार्ट 8 तो हमारा है हो गया है, मतलब इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सभी पार्ट भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, कैसे भाई, इसी ऑर्डर में पढ़ा है हमने। पहले हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसके बाद हमने उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिए हैं, फिर उन पार्ट से बनने वाले जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको किया है, और फिर हमने उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट किया है, और एंड में हमने इन चैप्टर्स के रिवीजन भी कर लिए हैं। ओके, तो कुछ इस सीक्वेंस में हम इन सभी चैप्टर्स को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे भाई जिनका छूट गया है, कोई टॉपिक छूट गया है, कोई पार्ट छूट गया, कोई चैप्टर छूट गया, या जो बच्चे बाद में हमसे जुड़े या आज ही जुड़े, अब उनको ये चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो उनके लिए बता दें कि उनको ये सभी चैप्टर्स कहाँ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से किसी भी तरह का कोई टॉपिक का हो, कोई चैप्टर में से कोई क्रियाकलाप रह गई हो, एक्टिविटी रह गई हो, है ना, या फिर कोई चैप्टर ही छूट गया हो पूरा का पूरा, या इनमें से कुछ छूट गया हो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन छूट गए या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात बता दूं कि प्लेलिस्ट से आप ना 6 से लेकर के 12th तक की सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाती हैं। तो इस प्लेलिस्ट के द्वारा आपको अगर लगता है जैसे आपको 9th क्लास की दिख गई, आपके कोई बड़े भाई बहन है 9, 10th, 11, 12th किसी भी क्लास में है, तो आप उनके साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनकी भी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। ठीक है, और हाँ, ये सारी वीडियोस आपको कैसे मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए पैसा तो देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इससे सबकी हेल्प भी हो जाएगी और क्या सब पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चले भाई आज के टॉपिक पे, मतलब कि पार्ट 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हम अपने चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, उससे पहले फटाफट से क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दो। इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि अभ्यास प्रश्न है ना, हम ये अपनी फेयर कॉपी में भी लिखते हैं, तो बहुत ध्यान से फोकस करके हमको इनको पढ़ना है और समझते भी चलना है। ओके, चलो भाई करें स्टार्ट। कर दिया लाइक, शेयर भी कर दो। ओके, भूलना नहीं है। क्या होता है, इससे आपकी प्रेजेंट लगती है। मैं तो भाई लगाती हूँ, कोई लगाए ना लगाए, मैं तो लगाती हूँ, तो आपको करना तो पड़ेगा। कौन सा कलर लेना चाहिए आज हमें, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, मतलब कि प्रश्न नंबर 1।
हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली खाली स्थान भरे हुए हैं, हमको भरना है। पहले एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सारे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद सारे आंसर्स एक साथ देख लेंगे। पहला है जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। मतलब कि जो जनक पादप है, एक पेड़ है बढ़ा हुआ, और इसके इनमें से कोई भी भाग, इसके जो कायिक भाग हैं, चाहे तना हो, पत्ती हो, शाखा हो, जड़ हो, इसके जो कायिक भाग हैं उससे किसी नए पौधे का उत्पादन जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है। अगर आपको उत्तर आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताते भी चलेंगे, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है डैश पुष्प कहते हैं। एक पुष्प की बात हो रही है। ठीक है, दो तरह के पुष्प थे हमारे पास। ओके, ठीक है, ये दो तरह के पुष्प हैं हमारे पास। एक पुष्प जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ नर जनन अंग हैं, वहीं दूसरे की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मादा जनन अंग। ओके, तो एक में सिर्फ नर जनन अंग है, एक में सिर्फ मादा जनन अंग है। अगर इस प्रकार के पौधे हमारे पास हों तो इन पुष्पों को हम क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। बड़े अच्छे से समझाया था ये मैंने चैप्टर में, है ना। चलो नेक्स्ट देखें। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। अब जो पराग के कण हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना पराग कोश में क्या होते हैं, पराग के कण होते हैं। तो इसका उसी या फिर उसी के जैसे किसी अन्य पुष्प पे पराग कोश जो है उसके वर्तिकाग्र पर जाकर के उसका स्थानांतरण हो जाना, ये प्रक्रम जो है ये क्या कहलाता है, जल्दी से बताना है। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है वो क्या कहलाता है। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था भाई। अगर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नहीं कर रहे हो तो वापस से जाओ, एक्सप्लेनेशन वाली सारी वीडियोस देख के आओ, है ना, क्योंकि इतनी सिंपल चीजें तो बहुत आसान है। जिस बच्चे ने फोकस के साथ सारे वीडियोस देखे हैं और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा है वो अभी यहाँ पर बैठ के आंसर कर रहा होगा। अब मुझे तो ये नहीं समझ आता आंसर करने में क्या दिक्कत होती है आपको, टाइप करना नहीं आता, क्या नहीं आता भाई, इतने पढ़े लिखे बच्चे हो आप लोग को, आपको आंसर टाइप करना तो आता होगा मोबाइल पे, तो आप टाइप नहीं कर पाते क्या है दिक्कत। कि रहते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि रहते नहीं है, मैंने देखा है कि बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे होते। तो भाई बोला करो ना, गलत भी आंसर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख लोगे कि अच्छा सही आंसर ये है, हम यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ पे हमें कितने दिए हुए हैं, अगर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से 3 तो सही होंगे ना, 2 गलत हो जाए कोई बात नहीं, 2 सही हो जाए 3 गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, है ना, हम सीख ही रहे हैं ना, पढ़ने ही बैठे हैं ना। चलो नेक्स्ट देखें। बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तो ये जो बीज का प्रकीर्णन होता है ये भी हमने पढ़ा था कि जो सीड डिस्पर्सल होता है ना, बीज जो प्रकीर्णित होते हैं सब जगह, डिस्पर्स्ड होते हैं, तो वो 3 चीजों के द्वारा होते हैं। हमने 3 चीजों को इस पाठ में पढ़ा था, तो वो 3 मुख्य चीजें कौन कौन सी थी, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, इसके बाद हम अपना आंसर देखने वाले हैं। ये लो, तुमने तो बताया नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो जनक पादप के जो कायिक भागों से नए पादप का उत्पादन होता है उसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन। ओके नेक्स्ट, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल एक ही जनन अंग होता है, या तो नर या तो मादा, कोई एक ही जनन अंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक लिंगी पुष्प। क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। ओके नेक्स्ट देखो,
पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। अब ये जो परागकण है, ये जो उसी पौधे के किसी फूल पे गिरे या अपने ही फूल पे गिरे या किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पे गिरे, ये जो भी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? ये परागण कहलाती है। ओके, ठीक है। और नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है वो क्या बनता है? वो युग्मनज कहलाता है। पढ़ा था ना ये हमने कि क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। और बीज प्रकीर्णन किस किस के द्वारा? पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। आया याद? कुछ समझ आया? चलो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले लो, ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर अपनी बुक फिल कर सकते हो आप अभी से। चलिए नेक्स्ट पे। चलो, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अलैंगिक जनन में हमने काफी सारी विधियां पढ़ी थी, है ना। अब हमें वो सारी विधियां यहाँ पर बताना है, उनका वर्णन भी करना है, साथ ही उनका क्या देना है? उदाहरण भी देना है हमें। ठीक है, तो चलो, उत्तर है अलैंगिक जनन की विधियां। पहले हम किसकी बात कर लेंगे? पहले हम बात कर लेते हैं कायिक प्रवर्धन विधि की। कायिक प्रवर्धन विधि में देखें तो इस विधि में पादप के मूल, मतलब क्या? जड़ें, रूट्स, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है? जो पादप की जड़ें होती हैं, मूल होते हैं, तने होते हैं, पत्ती और जो कली या फिर मुकुल जैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी बोला है, तो उदाहरण देखेंगे। गुलाब के पौधे की एक शाखा का पर्व संधि से काटकर शाखा का एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। ठीक है, और फिर कलम को क्या करना है? सीधा खड़ा करके इसका कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं। कलम को प्रतिदिन पानी देते हैं और कुछ दिन बाद इससे क्या? जड़ें और पत्तियां निकलने लगती हैं। ठीक है, ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट वाला देखिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके आगे दूसरा देखना है हमें। चलो, दूसरी आ गई मुकुलन विधि। कायिक प्रवर्धन देख लिए, अब क्या कौन सी आ गई? अब आ गई मुकुलन विधि। अब मुकुलन विधि में क्या है? मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है। अब क्या होगा कि अगर कोई पौधा है तो उसमें से छोटा सा पहले से एक मुकुल निकलेगा और धीरे 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 ये मुकुल क्या होने लग जाएगा? बड़ा होने लग जाएगा, और फिर क्या पता चलते चलते वो काफी बड़ा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मुकुलन विधि में कोशिका से क्या होगा? एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल या फिर कली कहते हैं। और ये मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर के ये जो मात्र कोशा है इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। अब कभी कभी तो क्या है कि कुछ स्थिति में हमने अभी बोला कि वो ऐसे अलग हो गया। ठीक है, अब ये अलग क्या करेगा? ये अलग वृद्धि करेगा, नए जीव उत्पन्न करता रहेगा, ये अलग करता रहेगा। लेकिन कभी कभी इससे जुड़ा रहता है और इसमें से फिर मुकुल निकलेगा, और फिर रुको मैं बना के बताती हूँ आपको। पूरा ही मिट गया, लो भाई। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा, ये से जुड़ा तो रहेगा पर हो तो अलग ही चुका है। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा और फिर इसमें से भी कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलते चले जाएंगे और एक श्रृंखला की तरह निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब हम उदाहरण की बात करें तो थोड़ा सा यीस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें कुछ जल होता है। इस जल में क्या करेंगे? एक चम्मच शक्कर डाल देंगे, घोल तैयार कर लेंगे। कुछ समय के बाद जो कोशिका है उसमें से एक उभार के समान मुकुल निकलने लगता है। अब क्या होगा? नहीं, इसमें हम क्या करेंगे?
स्लाइड्स में उस शक्कर के पानी को जब देखेंगे तो उसमें हमें क्या यीस्ट जो है वो वृद्धि करते हुए दिखाई देगा। कैसे वृद्धि करते हुए कि कुछ समय के बाद वो जो है उस कोशिकाओं में से उभार के समान मुकुल निकलते हुए दिखाई देंगे। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट कौन सी विधि है? नेक्स्ट है खंडन विधि। अब खंडन विधि में क्या होगा? जैसा नाम है वैसे ही होगा। खंडन यानी खंड हो जाना, है ना। खंडन मतलब इसके खंड हो जाना, और खंड मतलब पार्ट, है ना, पार्ट बन जाना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। खंडन विधि से अलैंगिक प्रजनन सामान्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब ये जो विधि है ना, ये अगर ज्यादातर देखी जाए तो ये किन में होती है? ये जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, अब जैसे यीस्ट भी एक कोशिकीय जीव था, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो मुकुलन कर रहा है ना। पर मैक्सिमम जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं? खंडन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है। इसमें अनुकूल परिस्थिति में परिपक्व कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य भी क्या होता है? दो भागों में विभाजित होकर के दो कोशिकाओं को जन्म देता है, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो जलाशयों में जो शैवाल होता है वो जल और पोषक तत्व पा करके दो या दो से अधिक खंडों में क्या हो जाता है? विखंडित हो जाते हैं, और ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, और ये प्रक्रम क्या रहता है? निरंतर चलता रहता है। अब अगर हम देखो बात करें, ये जो शैवाल की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा था, फिर ये बीज से टूटा होगा, इसकी कोशिका जो है वो दो भागों में बट गई होगी, और इनका जीव द्रव्य भी जो है वो कोशिका द्रव्य भी जो है वो भी दो भागों में टूट गया, और ये कुछ इस तरह से कुछ समय के बाद क्या हो गए? अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई? ये हो गई शैवाल की बात। अब अगर मैं बात कर लूँ अमीबा की, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है, इसके बीच में इसका केंद्रक होता है। तो ये अमीबा जो है इसका केंद्रक पहले क्या दो भागों में ऐसे टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसमें ऐसे दिखाई देने लगता है कि वो दो भागों में टूटने वाला है। फिर उसके बाद क्या होता है? वो जो है वो ऐसे पूरी तरह से दो भागों में ऐसा टूटता हुआ दिखेगा, और वो क्या कर लेगा? वो उसका अभी ये जो कोशिका द्रव्य इसके अंदर है ना, वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, और कुछ दिनों के बाद ये दोनों ही अलग अलग पार्ट में अलग ही हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये अपना अपना अलग अलग फिर से वापस से वृद्धि करना शुरू कर देंगे। तो ये किस में हो जाता है? ये अमीबा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि चीज़ें क्या खंडित कैसे होती हैं, विखंडन कैसे होता है। ठीक है, बाकी आगे क्लासेस में आप जाके इसे और अच्छे से पढ़ोगे। अभी हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें शैवाल में किस प्रकार से होता है, और ये क्या होती है? ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? खंडन विधि होती है। आगे देखें, एक और विधि के बारे में पढ़ेंगे, चौथी विधि, जो क्या है? बीजाणु निर्माण की विधि। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? एक बीजाणु होगा, और वो क्या करेगा? निर्माण करेगा, और अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करेगा। ये अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि के द्वारा जीवाणु जो होता है वो जनन करते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कठोर और सुरक्षात्मक आवरण से क्या रहते हैं? ढके हुए रहते हैं। इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु जो हैं वो अंकुरित होकर के नए पौधे बनाते हैं। अब ये क्या रहते हैं? ये क्या है? हमारे चारों ओर रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये उच्च ताप जैसी और निम्न आर्द्र मतलब बहुत गर्म और बहुत ठंडा, ये क्या दोनों ही परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। दोनों बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन इसमें रह सकते हैं। इनमें एक आवरण होता है जिसके अंदर ये छुपे रहते हैं। अब जैसे इनको क्या मिलती है? अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो ये उस अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? अपने आप को उस जगह पर ले जाते हैं और वहां पर अंकुरित हो जाते हैं, और अंकुरित होकर के क्या करते हैं? नए जीवों को बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जो फर्न है, ये अनुकूल परिस्थिति पा करके नए पौधों का निर्माण करते हैं। ओके, चलो
देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। अभी हमने क्या बता दिया, अभी हमने अलैंगिक जनन की विधियां बता दी। अब हमको जो बताना है वो पौधों में जो लैंगिक जनन का प्रक्रम है हमको वो पूरा समझाना है। तो चलो भाई देखिए, पुष्प जो होते हैं ये पादप का क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, हमने पढ़ा है। पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग होता है और जो स्त्री केसर है वो मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर में क्या होते हैं, परागकोश होते हैं जिसके अंदर पराग के कण होते हैं जो नर युग्मकों को क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसे स्त्री केसर में बात करें तो इसमें अंडाशय होता है और उस अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अंड जो होते हैं उनका निर्माण बीजांड में ही होता है। अब क्या होगा, जो लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा दोनों ही युग्मकों के युग्मन से क्या बनेगा, युग्मनज बनता है और यही युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होकर फल और बीज बन जाता है। ठीक है, ओके, समझ आया कि पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो बिल्कुल बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने मन में लेकर के बैठे रहे, बिल्कुल पूछ सकते हो, आप फ्री हो इस चीज़ के लिए, है ना। और साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं भाई, लाइक शेयर करते जाना है ना। बाद में आ रहे हो आप, पहले से आए हुए हो, बिल्कुल करते जाना है, भूलना नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे अंतर पूछ रहे हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, तो चलो भाई बता देते हैं, तो बहुत अलग है। आंसर देखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, एक साइड लैंगिक जनन का कॉलम, एक साइड अलैंगिक जनन का कॉलम। अगर कभी भी अंतर पूछा जाए तो कुछ इसी तरह से लिखा करो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, पहले क्या लिख देते हैं, पहले लैंगिक जनन लिख देते हैं, फिर यहाँ पे पैरा में लिख देते हैं, फिर अलैंगिक जनन, फिर यहाँ पे पैरा में। तो उससे बेटर क्या ये वाला तरीका होता है। ठीक है, तो अंतर हमेशा इसी तरीके से बताया करो। पहला पॉइंट देखें, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जो लैंगिक जनन होगा उसमें नर वाला भाग भी चाहिए और मादा वाला भाग भी जरूरी होता है। वहीं अगर हम अलैंगिक जनन देखें तो अलैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर बात करें लैंगिक जनन में तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि नए जीव की जो उत्पत्ति है वो दोनों से होती है। मतलब कि जो नया जीव बन रहा है उसमें नर का भी योगदान है, मादा का भी योगदान है, इन दोनों से मिलकर ही वो बन रहा है। और यहाँ पर तो भाई ज़रूरत ही नहीं है जब नर और मादा की, तो जो नया जीव है उसकी उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, जो उसे पैदा कर रहा है उसी की वजह से हो रही है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी से नहीं हो रही है उसकी उत्पत्ति। तीसरा देखेंगे, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। अब भाई अगर युग्मक हैं, है ना, नर और मादा क्या हैं, युग्मक हैं, तो इनको युग्मनज बनना पड़ेगा, तब तो ये क्या बनेंगे, आगे उत्पत्ति कर पाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया होगी ये किसके द्वारा होगी, निषेचन के द्वारा ही होगी। तो इनमें क्या है, निषेचन की क्रिया होती है, जबकि इसमें तो होता ही नहीं ना, नर युग्मक मादा युग्मक ही नहीं तो सारी क्या आगे की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलो चले आगे। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या लिखा है, किसी पुष्प का चित्र बनाकर खींचकर उसमें क्या करना है, उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। हमें क्या करना है, हमको जनन अंगों को बताना है किसी पुष्प के। तो देखो पुष्प के अगर हम जनन अंग की बात करें तो क्या है, यहाँ पर पुंकेसर है, यहाँ पर तंतु आ जाते हैं, यहाँ पर परागकोश आ जाता है, ये क्या हो गए, ये पुष्प के जनन अंग है। और अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये बीजांड है और ये अंडाशय है। और इस तरह से हम पुष्प में जनन अंग बता सकते हैं। ओके, क्लियर है।
ले ली इसकी पिक्चर आपने, ठीक है। आगे देखो, ये हमने क्या देख लिया, जनन अंग देख लिया। अब इन्होंने क्या बोला है, पुष्प में चित्र खींच के, तो चलो वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा पुष्प, ठीक है, एक फूल, और इसके जो जनन अंग है अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैं कोई दूसरा कलर डार्क कलर ले लेती हूँ, ठीक है। देखो पहले तो देखो हमने क्या पढ़े थे कि स्त्री केसर वाले भाग क्या होते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय, ठीक है। ये 3 भाग होते हैं। और वहीं अगर हम क्या देखेंगे, पुंकेसर की बात करें तो परागकोश होते हैं और तंतु होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पर जिनको मैं ब्लू लाइन से ऐसे कर रही हूँ, ये क्या है, ये नर जनन अंग है, मतलब कि पुंकेसर है। और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये स्त्री केसर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नामों को अच्छे से देख लेते हैं। ये परागकोश है, ठीक है, ऊपर वाला भाग, ये तंतु हो गए, ठीक है। अगर हम स्त्री केसर में बात करें तो इसका ऊपरी भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। ये यहाँ पर जो दिखेगी आपको, ये क्या है, वर्तिका है। और यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय है, और इसके अंदर आप देखोगे तो बीजांड मिलेंगे, और उसके भी अंदर अंड कोशिकाएं छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। ये क्या हो जाता है, ये बाह्य दल हो जाते हैं, ठीक है। ये पंखुड़ी है जिसे हम दल बोलेंगे, दलपुंज कहेंगे। ये क्या है, ये है पराग नली। यहाँ पर ये जो एक दिखाई दे रही है, ये पराग नली है। ये क्या होता है अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पराग नली, ठीक है। यहाँ पर से ये यहाँ जा रही है अंदर, और यहाँ पर ये जो है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये नर युग्मक हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर बहुत सारे पराग के कण हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पुष्प में जनन अंग सारे दिखा दिए गए हैं। आप इनका भी क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी तरह का चित्र आपको, क्योंकि इस पुष्प में सारे भाग काफी ज्यादा क्लियरली दिखाए गए हैं, इसलिए आप इसको बना भी सकते हो और चिपका भी सकते हो, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, स्वपरागण और पर परागण के बीच अंतर बताइए। भाई हमने देखा था ना, जब परागण होता है तो 2 तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। इनके बीच में ही अब हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। तो देखो उत्तर हो जाएगा स्वपरागण और पर परागण में अंतर। एक साइड सेम वही चीज करेंगे, स्वपरागण का कॉलम बनाएंगे, एक साइड पर परागण का कॉलम बनाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे भी पीछे फूल था उसमें हमको क्या दिखाई दे रहे थे, तंतु और परागकोश दिख रहा था। अब उसी में उसके जो वर्तिकाग्र है, उसी वर्तिकाग्र में अगर वो पराग के कण गिरते हैं और परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, ये स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन मान लो कि इसके जो पराग के कण हैं, ठीक है, इनकी वर्तिकाग्र है, लेकिन इसके पराग के कण कहाँ, कोई नीचे एक और फूल लगा हुआ है उसके वर्तिकाग्र में जाकर के गिर रहे हैं, या किसी दूसरे पौधे के फूल पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, परागण। पढ़ लेते हैं। जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ओके, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से बता दो, कोई डाउट हो ना तो बिल्कुल बेटा बोलना है। ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा है, बस हमें अंतर बताना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। अब जो पुष्प हैं, फूल हैं, इनमें जो निषेचन का प्रक्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे संपन्न होता है, ये पूरी प्रक्रिया हमको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, चलो आंसर देखें। पुष्पों में निषेचन पुंकेसरों के पराग कोशों से जो पराग कण हैं उससे स्त्री केसर की वर्तिका पर पहुंचते हैं। तो क्या होगा, जो पुष्पों में निषेचन होगा वो जो पुंकेसर है उनके जो पराग कोश है उनमें जो पराग कण है वो स्त्री केसर की वर्तिका पर पहुंचेंगे तब होता है। यहाँ इनका अंकुरण होता है जिसके फलस्वरूप एक पराग नलिका बनती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उस फूल में क्या देखा था, एक पराग नलिका जा रही थी ना, पतली सी ट्यूब जैसी, तो उसको हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। ठीक है, पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करके अंडाशय में पहुंचती है। फिर क्या होगा, वो जो पराग नलिका है वो वर्तिका से जुड़ी रहती है, तो वो क्या होगी, वो यहाँ से कहाँ पहुंचेगी, वो पहुंचेगी अंडाशय में। ठीक है, अब अंडाशय में क्या होगा, अंडाशय में बीजांड होते हैं।
ठीक है। अंडाशय में क्या मिलेंगे, बीजांड होंगे, और उसमें क्या रहते हैं, उसी के तो अंदर अंडाणु होते हैं जो मादा युग्मक होते हैं, अंड होते हैं। अब आप देख रहे हो कैसे नर युग्मक किस प्रकार से पराग नलिका से मादा अंड तक पहुंच रहे हैं। अब जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो पराग नलिका बीजांड में नर युग्मक छोड़ देती है, ठीक है। अब नर और मादा युग्मक मिल करके क्या करेंगे, युग्मनज बनाएंगे, और जब युग्मनज बनेगा तो इस प्रकार पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के पश्चात जो बीजांड है एवं अंडाशय है वो परिवर्धित हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, बीजांड बीज बन जाते हैं, और जो अंडाशय है वो फल बन जाता है, ठीक है। और फिर उनके बीजों से वापस से क्या होगा, एक नया पौधा जन्म लेता है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, तो इस तरह से जनन होता है, ठीक है। क्लियर है सबको पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम कैसे होता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं। चले आगे, चलो प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। जो जो प्रकीर्णन की विधियां हमने पढ़ी हैं हमें उन सभी को बताना है और यहाँ पर समझाना है। चलो भाई देख लें क्या, चलो उत्तर देखते हैं। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है, पवन के द्वारा मतलब हवा के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा होता है। तो पहले हम पवन के द्वारा जानेंगे, फिर जल के द्वारा जानेंगे और फिर जंतुओं के द्वारा जानेंगे, ठीक है। तो पॉइंट 1, पवन द्वारा प्रकीर्णन कैसे होगा। कुछ पादपों के पंख युक्त बीज जैसे कि सहजन जो ड्रम स्टिक होती है, या फिर द्विफल की बात करें मैपल की, घासों के हल्के बीज, मदार के रोम युक्त बीज, सूरजमुखी के रोम युक्त बीज, ये सब क्या है, ये फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक क्या होते हैं, चले जाते हैं और वहां जाकर क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब अगर हम मैपल और ड्रमस्टिक की बात करें तो इनके जो पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं उनमें से पंख जैसी संरचना होती है, जिसकी वजह से एक तो बहुत हल्के भी होते हैं और पंख होने की वजह से बहुत दूर तक उड़ के चले जाते हैं। वैसे ही सूरजमुखी और मदार की बात करें तो इनके जो बीज और फल होते हैं ना, मान लो ये बीज है तो इनमें क्या होंगे, ऐसे बहुत छोटे 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 रोए निकले रहते हैं, ठीक है। और ये जो रोए होते हैं ये क्या करते हैं, इनको उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के आराम से कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इतने हल्के होते हैं और इस तरह की इनमें संरचना होती है, तो ये हवा में उड़ करके क्या होते हैं, बहुत दूर दूर जगह जा जाकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पौधे के बीज जो हैं वो पवन के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलो जल वाला देख लें। अब जल के द्वारा देखते हैं, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, जल के द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ बीज अथवा फल जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों के आवरण या तो स्पंजी होंगे या फिर तंतुमय होते हैं, जिससे वे जल में आसानी से तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। जैसे बात करें नारियल की, ठीक है। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि कुछ बीज होंगे और कुछ फल होंगे, ये दोनों क्या पानी से भी क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। तो ये कैसे होंगे, या तो ये स्पंजी टाइप के होंगे, ठीक है, और ये पानी के ऊपर क्या तैरते हुए चले जाएंगे, और दूसरा या तो तंतुमय होंगे, इनमें बहुत सारे बाल देखने को, जड़ें टाइप की, जटाएं टाइप की देखने को मिलेंगी। जैसे नारियल की बात करें तो ये उसमें क्या होंगे, ये डूबते नहीं है, ये तैरते रहते हैं और तैरते तैरते ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी के साथ साथ पहुंच जाते हैं। कहीं किनारा मिलता है वहीं मिट्टी में दब जाते हैं, अंदर इनका जो भ्रूण है वो निकल आता है और पौधा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब हम तीसरा देख लें। तीसरा क्या है, जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन। तो जंतु भी करते हैं प्रकीर्णन, कैसे, तो देखो कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा होता है। इस प्रकार के बीजों में ऐसी संरचनाएं होती हैं जिससे ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जंतुओं के जो जानवर हैं उनके शरीर से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और दूर स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बीज कांटेदार अथवा हुक जैसी संरचनाओं के होते हैं। जैसे कि बात करें यूरेना
या फिर ज़ैंथियम आदि। अब इनमें क्या होता है, इनमें संरचना ऐसी ऐसी कुछ किनारों पे ऐसे हुक जैसी संरचना या एकदम ये कटीले टाइप के होते हैं, और इनके कांटे भी कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं कि हमारे शरीर से या फिर कपड़ों से उलझ जाते हैं। ठीक है, अब जानवर क्या होते हैं, जानवर तो नहीं देखते, कहीं भी किसी भी झाड़ी में घुस जाते हैं कुछ खाना पीना ढूंढते ढूंढते। अब जो उनके शरीर हैं उनके रोए थोड़े बड़े होते हैं, हमसे तो बड़े होते हैं, तो उनके शरीर से ही क्या होते हैं, हुक जैसी जो संरचना होती है वो क्या होती है, चिपक जाते हैं उनके शरीर में। अब वो जानवर एक जगह से दूसरी जगह कहीं और चला गया, ठीक है, तो ये बीज उनके शरीर के साथ साथ चले जाते हैं। वो जहाँ जाते हैं कहीं पे हवा के वजह से या वो किसी चीज़ से टकराते हैं तो गिर जाते हैं, और वहाँ पर क्या, वो पौधा उगाता है। तो इस प्रकार से जंतुओं के द्वारा भी बीजों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्लियर है सारे, क्लियर है ना सारे, तीनों प्रकार क्लियर हो गए ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा, भाई पूछ सकते हो डाउट हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, प्रश्न नंबर 9 क्या दिया है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए जीवों से क्या करना है, हमको मिलान करना है। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कली, मुकुल, आंख, खंडन, पंख, बीजाणु, और यहाँ पे मैपल, स्पाइरोगायरा, यीस्ट, डबल रोटी की फफूंद, आलू और गुलाब। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब सही सही बताओ किसके साथ क्या आएगा, 2 सेकंड का टाइम देती हूँ, देख लें आंसर। चलो, तो कली और मुकुल की बात करें तो ये किस में होता है, ये तो यीस्ट में होता है। आंख, आंख क्या पढ़ा था हमने, आई, आई किस में दिखती हैं, आलू में दिखती हैं, ठीक है। खंडन की बात करें तो वो स्पाइरोगायरा में होता है खंडन, है ना, एक प्रकार का शैवाल होता है। पंख की बात करें तो मेपल का जो पौधा होता है, मेपल के जो बीज होते हैं उसमें पंख जैसी संरचना होती है जिसकी वजह से वो उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। और बीजाणु की बात करें तो जो डबल रोटी की फफूंद होती है वो बीजाणु के द्वारा लगती है, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो गए हैं, गुलाब कोई आंसर नहीं था तो हमने उसे हटा दिया है। नेक्स्ट देखें, चलो प्रश्न नंबर 10 है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, मतलब कि चूज करना है हमको सही आंसर। का वाला देखेंगे तो क्या दिया है, पादप का जनन भाग होता है उसका डैश, क्या पूछ रहे हैं, जनन भाग, पत्ती अथवा पर्ण, तना, मूल, पुष्प। अब तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि पत्ती का, पौधे का जो जनन भाग होता है वो इनमें से कौन सा होता है, किसके द्वारा वो जनन करते हैं, आंसर बताएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, पुष्प। भाई फूल, फूल के सारे भाग भी बता दिया, फूल का चित्र भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अगर उसके बाद भी नहीं बता पा रहे हो कि पौधों का जनन अंग क्या होता है तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। क्या करना पड़ेगा, वापस से सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। कर लिया नोट आंसर। ख वाला देखें, चलो ख है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। अब ये जो नर है और मादा है इनके जो युग्मक से युग्मन बनता है ये प्रक्रम क्या है, निषेचन, परागण, जनन या फिर बीज का निर्माण। बहुत सिंपल से है ना, पाठ जब पढ़ लो ना अच्छे से फिर ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। लग रही है, कितने बच्चों को लग रही है, जरा हाथ तो उठाएं कमेंट सेक्शन में। आंसर देख लें, निषेचन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो बता भी चुके होंगे। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। अब जब परिपक्व होगा अंडाशय तो वो किस चीज में विकसित हो जाएगा, बीज बन जाएगा, पुंकेसर बन जाएगा, स्त्री केसर बन जाएगा या फिर फल बन जाएगा। अब भी थोड़ी देर पहले बताया है ना, ध्यान से सुनते हो क्या, मुझे बहुत जरूरी है मुझे ध्यान से सुनना। भैया आंसर देख लो, फल में है ना, बताया था, सुनते नहीं हो बिल्कुल भी यार। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर होता है मैडम जी बीजांड, और ये बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है बीज में। और अंडाशय की बात करें तो ये किस में हो जाता है, तो ये बन जाता है फल, ठीक है। क्लियर, अब भूलोगे तो नहीं, ओके। एक और है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है जो क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है, मुकुलन नहीं करता, खंडन नहीं करता, क्या करता है, बीजाणु उत्पन्न करता है। गुलाब,
डबल रोटी का फफूंद, आलू या फिर अदरक? जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डबल रोटी का फफूंद, है ना। ये जो फफूंद होती है ये बीजाणु उत्पादन की वजह से ही लगती है। चले आगे। आगे है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक पौधा देखा था हमने, अपने जिस भाग के द्वारा जनन करता है वह कौन सा है? तो ब्रायोफिलम जो होता है वो अपने कौन से भाग के द्वारा क्या करता है? जनन करता है। हमने फोटो के साथ समझा था। तना, पत्ती, मूल या फिर पुष्प? कौन सा भाग? जल्दी से बताओ बिना देरी किए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पत्ती। क्या होता है? इनकी ऐसी पत्तियां होती हैं और पत्तियों के किनारे किनारे से ऐसी छोटी छोटी कलिकाएं टाइप की निकलती हैं और ये उसके द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। देखा था ना। चले आगे। तो भाई यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन खत्म हो जाते हैं। हमने अपने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़े अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से समझ के किया है। उम्मीद है कि आपको भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि अभी हम एंड में कर रहे थे। मज़ा आ रहा था ना इसमें? तो नेक्स्ट क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियोस देखने जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।